कल तो बहुत कम लोग आए थे, आज तो फिर भी आ गई जनता। कल कहां थे, कल कौन कौन छुट्टी पे था भाई? दिव्यांश कुमार तेरा कैमरा चालू कर। और जयंत क्यों छुट्टी पे था तू? छोड़ देता उसको। कई क्लास चल रही थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट्री तो जरूरी है, बट इतनी भी नहीं है। ये दिव्यांशु कुमार तेरा कैमरा चालू, मुहूर्त निकलेगा क्या? कर दे चालू कैमरा। भाग गया, मैं इसकी टांग चेक करने आया था मेरे को। ये मोटरोला, तू भी कैमरा चालू कर। ये नया बच्चा है भाई, तूने पुराना सब कुछ देख लिया क्या? पुराना देख के आया तू मॉडर्न फिजिक्स का? नहीं आया? कोई नहीं, वैसे आज का ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर, तो आसान है। अपन ने ना, जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहा था, वैसे ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, तो मैंने ये वाली स्लाइड बताई थी तुमको लास्ट टाइम। सबको याद है क्या स्लाइड? इसमें कुछ ज्ञान की बातें, वो ज्ञान की बातें याद होनी चाहिए। एटम होता है, मोस्टली खाली होता है, न्यूक्लियस में पूरा उसका वेट होता है, पूरा मास कहां पे मानते हैं अपन? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या दो चीजें पाई जाती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। याद है इतना तुमको? है ना, बढ़िया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है वो। ये सारी चीजें थी, मेरे ख्याल सबको पता है कि साइज ऑफ एटम, ये तो चलो इतना काम का था नहीं। एक होता है एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये ग्रीन ग्रीन ब्लिंक क्या हो रहा है? ये मेरी तरफ से हो रहा है क्या? मेरी तरफ से नहीं हो रहा ना? ठीक है। और एक होता है मास नंबर। इसको मास नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअल में अपन को ये पता है कि जो टोटल मास है वो न्यूक्लियस में है, और क्या 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 मास जुड़ के बना होता है उसमें? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। जैन तेरी तरफ से हो रहा है ये, लेजर लाइट से कुछ तो मस्ती कर रहा है कोई तेरा कजन ब्रदर जो भी है, उसको बोलो शांत हो जाए, पढ़ लेने दे थोड़ा बहुत लोगों को, है ना। मास नंबर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देते हैं अपन, और न्यूक्लियस में क्या था? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर बात? बढ़िया। और न्यूट्रॉन, अगर मेरे को न्यूट्रॉन निकालना हो तो अपन जनरली देखो न्यूक्लियस की, अपन को मतलब कुल मिला के न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ना है। तो न्यूक्लियस में अपन को दो चीजें पता है कि एक तो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो उनमें महारत हासिल होनी चाहिए तुमको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की पूरी फील आनी चाहिए। ठीक है। अगर मेरे को जेड दे रखा है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, सही बात। और मेरे को ए दे रखा है, तो मेरे को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दे रखा है, मतलब जेड प्लस एन बोल देता हूं मैं उसको, तो ये मेरे को दे रखा है। अगर मेरे को एन निकालना है तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा? ए में से जेड को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को एन भी निकल के आ जाएगा। सही बात। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ए तीनों निकाल सकते हो तुम, मास नंबर ही बोलते हैं को, अभी बताया मैंने। ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। वैसे तुमने सब पढ़ रखा है, मैं बस रिवीजन करवा रहा हूं। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना तुमने ये सब, तो बस फटाक फटाक जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सही है। एक चीज यहां पे लिखी हुई है कि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ये लगभग बराबर होते हैं। पर एक्चुअल में अगर कोई अपन से पूछे छोटा कौन होता है, तो कौन होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है छोटा होता है। यहां पे 2.6 आ रहा है और यहां पे 7.4 आ रहा है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन ये छोटा होता है किससे? मास ऑफ न्यूट्रॉन से। पर अगर मैं एप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो ये दोनों क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होंगे किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ये तुमको पता होना चाहिए। ये केस लेके कई सारी जगह में चलूंगा, तो तुमको ये पता नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख के सीधा मल्टीप्लाई करो, तो तुमको समझ में आनी चाहिए कि ये चीज एक्चुअल में बराबर होती है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर मान के चलते हैं अपन। सही है। एक और चीज क्या? ये 1 AMU, ये 1 AMU पढ़ाया क्या तुमने पहले कभी जीवन में? क्या होता है AMU? क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। बढ़िया, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो केजी में है ये तुमको याद होनी चाहिए, बहुत सारी जगह यूज कराऊंगा। सही बात है। इसको अगर तो ध्यान से देखेगा तो ये वाली फिगर और इन दोनों की ये वाली फिगर लगभग सेम ही है। तो अपन क्या ट्रीट करते हैं हर बार कि मास ऑफ प्रोटॉन
लगभग इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है किसके 1 AMU के। सही है। एक्चुअली 1 AMU ये भी क्या है यूनिट और केजी भी क्या है यूनिट है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका मास बताओ तो इसके मास दो तरीके से बता सकता हूं। एक तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो ये भी इसका मास होगा और मैं बोलूंगा 1 U भी इसका मास होगा। चमका गया तुमको मैंने क्या बोला 1 U क्या है 1 AMU तो उसकी वैल्यू क्या है इसके बराबर ही तो है। तो मास दो तरीके से लिख सकते हैं अपन। एक तो केजी में लिखूंगा ग्राम में, इसके अलावा और भी फलाना डिंगड़ा, पर तुमको केजी और यू दोनों में समझ में आनी चाहिए बातें। सही है क्या फंडा यहां तक। तो अगर यू लिखूंगा तो यू भी क्या लिख रहा हूं मास से तो लिख रहा हूं डायरेक्टली। एएमयू को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब छोटी फॉर्म में इसको यू की तरह लिखते हैं अपन। ये सारा तुमको मेरे हिसाब से पता है। आगे बढ़ते हैं अपन तो काम की बातें करते हैं। अबे कुछ कुछ डेफिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ी होगी तुमको, आती है क्या सारी चीजें। आइसोटॉप्स क्या होते हैं कोई बताएगा। इसको छुपा लो, इतना छोड़ा हो कि भी नहीं छुपा हो रहा। मास ऑफ प्रोटॉन बता नया बच्चा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन क्या बोल रहा हूं मैं, ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं। टीप तो नहीं पा रहे ना तुम, बोले अनम्यूट कर, आवाज आएगी तेरी मेरे को। बता मोटरोला, तेरे से पूछ रहा हूं, बात नहीं करता तू। चल सौम्या बता, तू बता। सेम न्यूक्लियस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तुमको लगा जेड से अपन एटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इतना समझ में आता है ना। अपन जेड आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर कोई एटम पता करना है तो अपन को। तो अगर जेड सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, तो न्यूक्लियस तो सबका सेम, मतलब सेम होगा। तो एटम तो सेम ही हो अगर जेड सेम है तो एक्चुअली अपन क्या करते हैं कि एलिमेंट नहीं बोले, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस सेम होनी चाहिए, पर उनके जो एटॉमिक नंबर है जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो डिफरेंट होते, वो सेम होते, सॉरी सेम होते कि डिफरेंट होते। सेम होते है ना। तो आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स तीन चीजें होती है। आइसोटॉप्स में पी आता है तो पी से याद रखेगा प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटोन्स में एन आता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और आइसोबार जो बचता है लास्ट वाला, इसमें क्या होता है जो मास नंबर होता है ए वो सेम होता है। चमका क्या तुमको, ऐसे याद होना चाहिए। इन तीनों चीजों के अलावा सब अलग होते हैं। मैंने नीचे टेबल भी बना रखी है ये वाली। एक्चुअल में बच्चा ऐसे कंफ्यूज हो सकता है कि उसने ऐसे बोल दिया कि सेम प्रोटॉन है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो वो बोलेगा कि सॉरी इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें उसने क्या बोल दिया कि मास नंबर सेम है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, मतलब जेड है, तो क्या एन भी डिफरेंट होगा क्या। हाँ होगा ही लॉजिकली, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही तो ए था। पर अगर कंफ्यूजन होती भी है तो ऐसे याद रखना, मैं तो ऐसे याद रखता हूं। सही है। आइसोटॉप्स में पी सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना चाहिए। आइसोटोन्स में उसमें एन आता है तो एन सेम होना चाहिए, मतलब न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। और एक और तीसरा आता है क्या आइसोबार्स, उसमें क्या सेम होना चाहिए भाई साहब, मास नंबर सेम होना चाहिए। क्लियर है। वो नया बचा तो सटक लिया भाई, भाग गया बेस की टांग। चलो क्लियर है यहां तक। केमिस्ट्री का पार्ट है, फिर भी बताना फर्स्ट था तो बता दिया मैंने। एक और चीज इसके पहले थोड़ा सा, एक्चुअल में जो अपन ये बोलते हैं ना न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये दो चीजें। इसके अलावा भी कुछ कुछ होते हैं पर सिलेबस में नहीं है, उनकी बाद में बात करेंगे। तुमको तो ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ अगर न्यूट्रॉन है, इसको इंडिविजुअल क्या नाम दूं, मतलब ये पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स को, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और टोटल न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मेरे को कोई बोले न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है कि अगर प्रोटॉन है तब भी न्यूक्लियॉन्स है वो, और जो न्यूट्रॉन है वो भी क्या है, न्यूक्लियॉन है, दोनों न्यूक्लियॉन है। पर एक्चुअली मेरे को टोटल न्यूक्लियॉन की बात करते हैं केमिस्ट यहाँ पे। तो टोटल न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है, जितने भी न्यूक्लियॉन्स उनको जोड़ दूं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी उनको जोड़ दूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी उनको जोड़ दूंगा, तो क्या निकल के आएगा, न्यूक्लियॉन। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर भी तो बोल रहे थे ना, ए भी तो इसी को बोल रहे थे। तो कई बार ऐसा बोला जाएगा कि ए लगभग बराबर, मतलब ए बराबर होता है किसके, मतलब मास नंबर को ही क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियॉन बोल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। पर न्यूक्लियॉन है क्या एक्चुअल में, कि कुछ भी जो उनके पार्टिकल्स है, जो कण है जिनसे मिलकर न्यूक्लियॉन बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है, उसमें
जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनको न्यूक्लियन बोला जाता है। क्लियर है क्या इतना सा? इतना फंडा क्लियर है क्या तुमको? बढ़िया। अब ना एक और चीज थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, तो एक्चुअल में अपन ने जब एटम पढ़ रहे थे अपन, तो एक लफड़ा था उसमें। अपन ने क्या बोला कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, इतना अपन ने पढ़ा था। और सारे प्रोटॉन एक बहुत छोटे से पार्ट में जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं अपन, सही है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करने चाहिए थे। अरे करने चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पर ये तो स्टेबल है, एटम तो स्टेबल है, एटम से मिलके तो अपन लोग बने, तो एटम स्टेबल है और प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में रिपेल करने चाहिए थे, क्यों नहीं करते? तो एक्चुअल में यहां पे एक और फोर्स लग रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत बढ़िया। अमन तेरे को पता है, दिख गया मेरे को, लिपसिंग पढ़ ली मैंने तेरी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअल में होता क्या है कि ये किस किस के बीच में लगता है? तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, इसको चार्ज से फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूट्रॉन है तब भी काम चल रहा है, प्रोटॉन है तब भी काम चल रहा है। और ये चलो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करने चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बोलते हैं अपन, ठीक है ना? तो वो वाला जो वो है वो एक्चुअली में नेग्लिजिबल है इसके सामने, इस वजह से एटम स्टेबल है, ठीक है? इसका अभी तक खोज वोज नहीं है, इसका फॉर्मूला फाइंड करने को बोलोगे कि अंदर कितना फोर्स लग रहा है, वो पता नहीं चलता अपन को, अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? बढ़िया बात है। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, और एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत छोटी सी रेंज के लिए वैलिड होता है ये, 10⁻⁻15 ऐसा कुछ फिगर आ रहा होता है, ठीक है ना? मतलब बहुत चिन्हुनी सी जगह से अगर उससे बाहर निकाल दिया इसको तो इंस्टेंट खत्म हो जाता है इसका इंपैक्ट। मतलब यहां पे बोल दूं कि मैं 1-2 करोड़ न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इसकी रेंज मान लो यहां से यहां तक, ये थोड़ा सा भी इधर किसका होगा तो सीधा जीरो, वीक नहीं होता, ये सीधा जीरो हो जाता है ना? ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों नेचर दिखाता ही है। इतना ज्यादा तुम्हारे काम आएगा नहीं, पर मेरे को याद है तो मैं बता देता हूं, है ना? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी खेला जा सकता है इसमें गेम, ठीक है? चमका क्या तुमको? अभी किसी को ये समझ में, ये सोच रहा है कोई कि सर ये तो हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज ये रिपेल कर जाएगा, तो इस रेंज के बाहर कुछ अलग तरह की प्रतिक्रिया दिखाता है ये, मतलब कुछ अलग तरह से एक्शन दिखाता है, पर न्यूक्लियस के अंदर हमेशा अट्रैक्टिव ही रहता है। चिले सबको चमका इतना? बढ़िया। अब जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की कुछ कुछ चीजें होती है जो तुमको पता होनी चाहिए। क्या क्या? कि इसकी जो रेडियस होती है, न्यूक्लियस की रेडियस, वो क्या होती है? R इज इक्वल्स टू R0 इंटू A की पावर 1/3। ये क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। किसकी रेडियस है ये? न्यूक्लियस की। जेईई मेन क्वेश्चन पूछता है इस फॉर्मूले से, तो याद होना चाहिए तुमको ये फॉर्मूला, सही है क्या? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताओ तो ऐसे बताऊंगा, R0 क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, भी बताऊंगा पीछे, मेरे को रटी हुई नहीं हो। इनटू A क्या है? ये मास नंबर। A क्या है अपना? मास नंबर। क्लियर है क्या यहां तक? यहां तक सॉर्टेड है पिक्चर? बढ़िया। ये रहा, इसको जो बोलते हैं इंपेरिकल कांस्टेंट, इंपेरिकल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। जो R0 है इसको क्या बोलते हैं? इंपेरिकल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 इसको फेरिन भी बोलते हैं कई बार, है ना? जैसे अपन नैनोमीटर, मीटर ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे फेरिन भी आता है एक, तो लोड नहीं लेना। फेरिन का मतलब 10⁻⁻15। इस चैप्टर में कई बार मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी टर्म का यूज भी करूंगा, तो मेगा का मतलब क्या है? 10⁻6। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ कुछ। चमका क्या तुमको? चमका क्या यहां तक? शाबाश, ठीक है। तो ये करके बताओ, ये क्वेश्चन करो फटाफट। आर का फॉर्मूला लगा रहा है बस, और कुछ नहीं करना। मेरे को ऐसा लग रहा है कल ही खत्म हो जाएगा ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स सॉरी, और कल ही खत्म हो जाएगा, मतलब परसों ही, मंडे को ही। तो ट्यूसडे से अपन एनएलएम चालू करेंगे।
NLM फ्रिक्शन वर्क पावर एनर्जी। देखते हैं बीच में क्या रहता है, अपना मूड भी तो बदलते रहते हैं। आया क्या इसका आंसर? इतना टाइम नहीं लगाना यार, स्पीड बहुत फाड़ चाहिए मेरे को तुम्हारी मैथ में, कैलकुलेशन बहुत गदर होनी चाहिए तुम्हारी। जल्दी 0.92 into 10 to the power minus 50. देखना पड़ेगा आंसर, तो मेरे को नहीं पता। देखो मेरे को पता है कि रेडियस निकालते हैं, वो होती है R इंटू आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। ये होता है फॉर्मूला, तो सही है। इसमें ये जो दे रखा है 70, तो मैंने कहा कि अभी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां Z लिख देते हैं, यहां A लिख देते हैं। और एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट, ये x का एक्चुअल में एलिमेंट है, यहां Z यहां A भी लिख देते हैं। कुछ भी लिखा हो यहां में, नीचे तो कुछ नहीं लिखा मेरे को, मतलब इसने ज्ञान नहीं दिया मेरे को, सिर्फ ये दिया है, ये जो A है वो कितना है 70 है, एक है 70। तो मेरे को ये पता है कि A की वैल्यू 70 है, तो 70 की पावर 1/3 इंटू आर नोट की वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ये है, इसको कैलकुलेट करना है। सबने यही किया है क्या? सबने इसी को कैलकुलेट किया है? बढ़िया, लल्लू सी चीज थी, खैर कोई लोड नहीं है। मेरे से पूछ लिया इसने डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये निकाल सकते हो डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम से। बहुत बढ़िया, तो निकालो मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है भाई साहब? डेंसिटी होती है सर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस ये निकालना पड़ेगा, दूसरा मास वॉल्यूम तो मैं निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? ये क्या है? स्फेरिकल शेप होती है, इसकी शेप क्या होती है न्यूक्लियस की? फुटबॉल जैसी। बढ़िया, निकाल के बताओ। बस ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम निकालने के लिए स्फेरिकल शेल यूज करना है, एक तरह से स्फेरिकल जैसा ही होता है। अगर नहीं पता तुमको तो जूते खाओगे तुम। अरे इतनी देर कैसे लगा सकते हैं यार, सटासट नहीं कर सकते तुम? मास कैसे लिखूंगा, कोई बताएगा मेरे को इसका मास कैसे लिखूंगा मैं? मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस लिखने के लिए मैं क्या बोलूंगा सर? मास ऑफ न्यूक्लियस लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मास नंबर, या फिर कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या यही मेरा मास है न्यूक्लियस का? हाँ सही बात है ना। और मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैं ये सोचे करूंगा तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ए की पावर 1/3 मतलब आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 इंटू इसका क्यूब, ये बनेगा। यहां पे मेरे को दिख रहा है फॉर्मूले में ए यूज हो रहा है, तो मेरे को ये भी ए के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं यार। तो मेरे को क्या पता है, मैं लिख सकता हूं ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिखूं या मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखूं, बात तो बराबर ही है, क्योंकि इन दोनों का मास तो लगभग बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? 1 एमयू के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना? केजी में अगर सोल्व करना चाहूं तो मैं लिखूंगा ए इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 केजी। सही है क्या? मास ऐसे निकल गया क्या? वॉल्यूम भी निकालना है तेरे को, तो इसको लिख दे 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -15 इसका क्यूब इंटू ए बचेगा। एक ऊपर ए था एक नीचे ए था, ए से एक कट जाएगा तो सिंपल गणित बच गई क्या? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 बटा नीचे ये 4 ऊपर 3 लिख देता हूं, जब पाई तो 3.14 पाई की वैल्यू डाल देता हूं इंटू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -15 का क्यूब। ये मेरा आंसर आएगा।
ये मेरा आंसर आएगा। इसको सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 3 इंटू 10 टू द पावर 17। बहुत बढ़िया। तेरा कैमरा चालू नहीं होता क्या? भैया मेरा कैमरा थोड़ा वो हो गया, टूट गया था, अच्छा हल्का ब्लरिश आ रहा होगा इसीलिए। हाँ, पर तू चालू तो रख, मेरे को थोड़ा थोड़ा पता तो चल रहा है कि तू क्या कर रहा है। हाँ चालू रख। ये कितना का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस प्लस आएगा, प्लस 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 आएगा, है ना। और यूनिट क्या आएगी इसकी? ऊपर लिया था अपन ने केजी और नीचे था मीटर क्यूब। सही है? अरे मास केजी में होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। अपन ने सब मीटर मीटर में तो यूज किया था, आर भी मीटर में डाली मैंने, तो ये निकल के आई। अब तुम एक चीज फील करना चाहो तो ये भयंकर डेंस है। इसकी डेंसिटी क्या है? बहुत खतरनाक वाली डेंसिटी इसकी। काम का नहीं है पर फील तो करना चाहिए ना यार। 3 इंटू 10 टू द पावर 17। ये भगवान, भयंकर डेंसिटी है इसमें तो। चलो अब एक आइंस्टाइन की इक्वेशन जो मैंने बहुत बार बकी है क्लास में, तुमको भी पता होगा क्या, कि E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। जानते हो क्या इस इक्वेशन को तुम? आइंस्टाइन की इक्वेशन है, बहुत बढ़िया। ये क्या है? एनर्जी है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है इसकी वैल्यू। सही है? और जो m है ना, m, ये तो मास, पर ये कौन सा मास है? ये काम की चीज है। एक्चुअल में ये वो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा मास है ये? जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये वो मास है। कोई मेरे को बोल दे कि ये ले 1 किलो ले ले, 1 किलो मास ले ले और इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। 1 किलो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, तो 1 किलो से कितनी एनर्जी बनी? तो एक्चुअल में ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी वो एनर्जी की इस मास से कितनी एनर्जी बन सकती है, वो एनर्जी क्या है? ये चमका क्या तुमको ये फॉर्मूला? ये m क्या है? कि इस मास से जो एनर्जी बनाई जा सकती है वो एनर्जी है E। सही है? और एक्चुअली मास एनर्जी में कन्वर्ट जब होता है जब वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होता है, ऐसा कुछ कुछ होता है, इसलिए यहां पे C से इंटू किया जाता है। आइंस्टाइन ने इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी वगैरह में दी थी। खैर जो भी है, चमका क्या तुमको इक्वेशन यूज करना आ गया ना। यहां पे वो मास लिखा जाता है जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। C क्या है भाई? स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और E क्या है? एनर्जी। इसमें आंसर का में आएगा जूल में। आंसर का में आएगा इसमें जूल में। जूल। चमका क्या? बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। फटाफट हाथ पैर हिलाओ अपने। जूम पे पढ़ने का यही फायदा है, एकदम क्लासरूम वाली फील होती है, तुमसे करवाए जा सकते हैं। ऐसे अगर ऑनलाइन होता, वैसे तो मेरे को जो जीवी सर ने बोला था कोर्स का, तो मेरे को तो वैसे ही बोला था जैसे वो पढ़ाते हैं कि वो चलता जाएगा नीचे चेट चेट पढ़ लेना, समझा देना, भैंस की टांग। पर एक्चुअली जूम भी ऐसे हुआ, कोई बच्चा एकदम रेंडमली बोला कि जूम तो है ही नहीं, और उस टाइम तक मेरे को मेरी वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने कहा जूम ला देंगे यार, क्या दिक्कत है। अभी भी नहीं पता मेरे को। सुभजीत कैमरा बंद मत कर। चलो इतना टाइम नहीं दे सकता मैं यार। मीटिंग एंड हो जाए तो वापस इसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और ये क्या बोलता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इफ मास ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1 mu की बात कर रहा है, इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अभी अपन ने आइंस्टाइन की इक्वेशन सीखी सर, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और ये वो मास होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इसने ये मास मेरे को क्या बोला है? 1 AMU बोला है। 1 AMU बोला है, परंतु यहां पे सीधा 1 डाल दूं क्या? नहीं, केजी में डालना पड़ेगा। जब मैंने यहां पे बोला कि यूनिट जूल में आएगी, तो जूल में कब आएगी? जब मास किस में हो? केजी में। तो तुमको यूनिट याद होनी चाहिए, मास किस में डाला गया था? केजी में। और भाई साहब ये किस में लिखा गया था? मीटर पर सेकंड में। यूनिट क्या बन के आएगी? जूल। मेरे साथ इतना यूनिट तो तुमको आता है ना, शाबाश। तो यहां पे मेरे को मास काय में डालना पड़ेगा? केजी में। तो मेरे को पता है ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी इंटू सी का स्क्वायर, तो 9 इंटू
क्या था 8, 8 का 8 दूनी 16, तो 10 टू द पावर 16। बस ये जो मेरा आंसर निकल के आएगा काय में निकल के आएगा जूल में। ये एनर्जी जो निकल के आएगी काय में आएगी जूल में। चमका क्या तुमको यहां तक? सबको मुंडी हिलती रहनी चाहिए। अब ये जूल में आ रही है। और कई बार अपन से तो एक्चुअली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं, तो मैं पहले मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ई से इंटू करके 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 19 की 19 माइनस 19 है ना। बहुत छोटा सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट करता है दुनिया में, है ना। जो अपन को पढ़ना है जनरली वो यही है कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को भाई साहब इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से अगर मैं इंटू करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ मेरे को जल्दी से। तुम लोग कैलकुलेशन में तो ढीले हो यार। मैं 1-1 मिनट तक देखता रहता हूं, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा तुमको पेपर में। सर 930। ये 930 कैसे आया? यूनिट क्या है? बोल, अरे बता यूनिट क्या है तेरी? तुम्हें याद है ये वैल्यू इसलिए तुम बोल दिए हो भाई। सर आपकी है। बेटा वो क्षणों में तुम आईआईटी में जाओगे, मैं जाके आ चुका हूं, और जहां तुम पढ़ रहे हो वो भी मैं पढ़ चुका हूं। तो मेरे को एकदम से आंसर बता दोगे और वो भी ऐसा? मेरे को सब पता है आंसर क्या आना चाहिए। शानी खोपड़ी तो मैं हूं, नो डाउट। देखो इसको सोल्व करने के बाद जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे को पता है, पर कैलकुलेट में तुमसे करवाना चाह रहा था। वो आएगा 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आता है। इसको कई बार अपन 931.5 बोल देते हैं और कई कई बार 931 भी ले लेते हैं। बाकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ऐसे निकाल लेते हैं अपन। चमका क्या तुमको? कैलकुलेट तो तुमको कर नहीं पाए, पर ये तो पता होना चाहिए, रट लेना इसको। ये काम की है एक्चुअल में। काम की क्यों है ये देखो। अब तुम जब भी थोड़ा विजुलाइज करके देखो चीजों को कि तुमसे जब भी कुछ भी करवाया जाएगा ना क्वेश्चन में, तो क्या करवाएगा वो? तुमको 2 तरह के मास देगा। एक तो केजी में देगा, एक यू में देगा। तो तुमको ये पता चल गया कि अगर मेरे को एक एएमयू मास को पूरा कंज्यूम करना है, मतलब एक एएमयू मास को पूरा वेस्ट मतलब यूज करके एनर्जी बनानी है, तो एनर्जी बनेगी कितनी? 931.5 ऐसा कुछ। और ये किस में रहेगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अपन को कई बार मास तो इसमें देंगे ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह ये सब, इनका अपन यू में जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। यू छोटी बन जाती है यूनिट, केजी में तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन होगी, तो यू में जनरली अपन कैलकुलेट करेंगे। और एक देखो 50 यू की एनर्जी बता, कितनी एनर्जी लगेगी 50 यू में? तो तेरे को ये सीधा पता है ना कि एक में इतनी है, तो 50 में मतलब 50 से गुणा कर दूंगा इसको यार। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा गया तू मैंने क्या बोला? सबको चमकाना बच्चा लोग, बढ़िया। बस यही करना है अपन को। ये पता होना चाहिए ना कि एक एएमयू, एक यूनिट मास को जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा एनर्जी में तो इतनी एनर्जी बनेगी। फिर एक यूनिट को मैं कितने से भी इंटू कर लूं उतने की एनर्जी निकाल लूंगा, तो सीधा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट बन जाएगा। समझे क्या तुम? बढ़िया।
अब आता है मास डिफेक्ट। थोड़े काम की चीजों पे अपन आ रहे हैं, मीटिंग एंड होने वाली तो मैं मीटिंग चालू कर देता हूं वापस से, तो ज्वाइन कर लो ताकि बीच में खलल नहीं आएगा अपने, नहीं तो अपन लोग परेशान होंगे। चलो सब आ गए। अब मास डिफेक्ट की अपन बात करें तो मास डिफेक्ट के पहले कुछ कुछ चीजें समझो। अपन को इतना समझ में आ गया कि मास से एनर्जी बनती है, चमका रहा तुमको सबको कि मास से भी एनर्जी बनाई जा सकती है। मतलब एक्चुअल में मास भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास भी क्या है, एनर्जी एक तरह की फॉर्म है। यहां तक क्लियर है सबको, ऐसे सोचा जा सकता है ना यार, बिल्कुल। अब होता क्या एक्चुअल में, अपन ने जब न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तो ये मैंने बनाया न्यूक्लियस, इसमें का अगर मैं मास लिखूं तो एक तरीका तो ये कि सर मैं इसका मास लिख सकता हूं z इंटू मास ऑफ प्रोटोन प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिख सकता हूं। इस मास को बोलता हूं एक्सपेक्टेड मास। ये एक्सपेक्ट किया था अपन ने कि मास तो ये होना चाहिए, पर रियलिटी में क्या हुआ कि जब एक्चुअल में ये न्यूक्लियस किसी एटम का होगा, किसी एटम का होगा, तो मैं एटम का अगर मास लिखूं, मतलब मैं मानूं कि ये न्यूक्लियस किसी एटम का होगा, तो एटम का जो मास है, मास ऑफ एटम, उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, उसको बोल देता हूं मैं एक्चुअल मास, एम रियल, एम आर लिख देता हूं उसको, रियल मास। रियलिटी में तो ये मास है। कहते हैं मास कैसे कैलकुलेट करूंगा, जो एटम है उसको तोल लूंगा। तो एटम कैसे तोलेंगे, 100 ग्राम एटम तोल लूंगा, फिर 100 ग्राम एटम में कितने एटम है वो निकाल सकता हूं। 100 ग्राम मेटल को तोल के उसमें कितने एटम है वो निकाल लूंगा, एक एटम का मास निकाल लूंगा। इसे निकाला जा सकता है ना एटम का मास, तो एटम का मास निकाल लूंगा। एटम का मास निकाला तो एटम का मास जो था उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दिया। जनरली इतने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, 12 अगर स्टेबल है तो ऐसा कुछ कुछ होता है ना। तो मास ऑफ एटम जो था रियलिटी में माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको एम आर जो मैंने बोला, तो एम आर जो था वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था इसके। तो मुझे समझ में आता है इसके बराबर होना चाहिए था। अपन ने क्या बोला था, सारा मास कहां पे एकत्रित है, न्यूक्लियस पे, और मैंने इलेक्ट्रॉन का मास भी माइनस कर दिया, फिर तो बराबर आना चाहिए था, पर नहीं आया। वो हुआ क्या एक्चुअल में, जो ये था, जो फाइनल मास, जो एटम का मास मिला मेरे को इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद, ये क्या था, छोटा था किससे, इस वाले मास से, एम एक्सपेक्टेड से। चमका क्या तुमको, मैंने क्या बोला, देखो दोबारा बताता हूं, लगा धज्जा उड़ गई तुम्हारी। एक एटम होता है, ये पूरा एटम, इसमें होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इस पूरे का अगर मैं मास लिखूं तो एक्चुअल में इसका मास होगा क्या, मैंने इसको वेट किया, वेट मशीन पे से वेट किया तो मेरा मास निकल के आया, मान लो एम एटम, सही है। इस मास में से मैंने क्या करा, मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया मैंने, इस पूरे एटम में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। अब ये पूरा मास किसके बराबर होना चाहिए, पूरे एटम में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, न्यूक्लियस बचा, तो ये पूरा मास एक्चुअल में होना चाहिए था मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए था ना, मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर। और मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिख सकता हूं मैं, सर मास ऑफ न्यूक्लियस लिखा जा सकता है क्या, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास की बात कर रहा हूं बस में, है ना। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही न्यूक्लियस का मास होता है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, पर रियलिटी में बराबर नहीं है। बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि
जो ये वाला मास आया एटम को, जो तोल के मैंने निकाला था, ये छोटा था, इसको मैंने बोल दिया mr, ऐसे बस दिखाने के लिए, समझने के लिए। तो जो mr जो था ये क्या है, छोटा निकला किससे, इस वाले मास से, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये फंडा पस के आया। अभी क्लियर है तुमको मैं क्या बोल रहा हूं सबको? मुंडी लाओ भाई, है ना, सबको क्लियर है ना? तो ये पंगा फंस गया, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। एक्चुअल में हुआ क्या कि कुछ मास जो था वो किस में गया होगा, एनर्जी में, पर वो एनर्जी में कब गया होगा ये भी तो मुद्दा है। एटम तो बना बनाया रखा हुआ था। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी भगवान ने या मोहम्मद ने, तो अल्लाह ने, क्रिश्चियन ने तो जो भी होते हैं मेरे को नहीं पता, तो एक्चुअल में वो ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह ऐसे तल मिला रहे होंगे, है ना। तो हुआ क्या होगा कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, कभी तो इनकी मुलाकात हुई होगी, जब तो एटम बना होगा, न्यूक्लियस बना होगा, प्रोटॉन आया होगा, न्यूट्रॉन आया होगा, तो अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये दोनों कहीं पे होंगे, फिर इनको खींच के लाए, पास आ गए। जैसे ये एक रेंज के पास आए होंगे तो अपन ने बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एक फोर्स लगता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अभी बताया मैंने, वो फोर्स लगा होगा। ऐसे प्रोटॉन भी लाए होंगे बहुत सारे, ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी लाए होंगे, ऐसे लाके एक न्यूक्लियस बन गया। सही है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी एक न्यूक्लियस बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जब विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियस बन गए। सही है, पर एक्चुअल में जब वो बाहर से जब इसको लेके आए, तो जब वो जैसे पास आए तो फोर्स लगा और कॉम्पैक्ट हुए, कॉम्पैक्ट स्टेबिलिटी बढ़ी। तो जब भी जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है। इतना बताया कि जिसकी एनर्जी जितनी कम उतना स्टेबल हो कहलाता है ना। स्टेबिलिटी चाहिए तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे उसको स्टेबिलिटी चाहिए, ग्राउंड स्टेट पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो, तो एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट पे आता है ना, पढ़ा अपन ने पूरे मॉडर्न फिजिक्स में। पहले n इक्वल्स टू 4 पे आना कहां जाता है, n इक्वल्स टू 1 पे, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है वो। तो स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्चुअल में जब ये बना तो इसने एनर्जी रिलीज करी। अब वो एनर्जी कहां से आई होगी, तो जो मास था एक्चुअल में न्यूक्लियस का, वो कुछ मास किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। क्योंकि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह आके मिलाए अपन, ये भी न्यूक्लियस बना होगा, जब भी तो एटम बना होगा ना यार, बिना न्यूक्लियस के एटम थोड़ी बन सकता है। अरे एग्री करते हो ना इस बात से? तो बढ़िया। तो जो भी थे गोड अपने और लेके आए इनको, ऐसे मिला और मिलाते ही कुछ एनर्जी निकली, क्योंकि ये स्टेबल बन गया। न्यूक्लियस स्टेबल होता है, सबको पता है न्यूक्लियस स्टेबल होता है जब ये एटम बनता है। एटम है तो अपन है, पूरा संसार एटम से मिलकर बना हुआ है, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी हुई। तो हुआ क्या कि जो एनर्जी निकली, अब वो एनर्जी, और तुम मैंने बताया स्टेबिलिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना, मतलब सॉरी, जितनी एनर्जी निकली होगी उतना ज्यादा स्टेबल। इतना चमक रहा है तुमको? अगर मैं स्टेबिलिटी पे आ जाऊंगा तो मैंने एनर्जी रिलीज करी होगी, तो हर बंदा, हर एटम अलग अलग एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। हाइड्रोजन में अलग है, हीलियम में अलग है, नाइट्रोजन में अलग है, सब में अलग है ना मूर्खों, ऐसे मुंडी लो, है ना। बढ़िया। तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो अपना टास्क आया कि अपन से पूछा गया तुम एनर्जी बताओ कि एनर्जी कितनी निकली जब ये बना होगा, जब वो एटम बना होगा तो उसने कितनी न्यूक्लियस बना होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करी होगी बनने के लिए। तो एनर्जी रिलीज जो निकालना होता है वो निकालना है अपन को। और दूसरा, इस चीज को एक और तरीके से समझ सकते हैं अपन, क्या कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियस बन गया उसको मैं कितनी एनर्जी दूं कि फूट जाए वापस से। अरे पास आए तो दूर भी तो भेज सकते हैं अपन। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसके अगेंस्ट कुछ इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी देना पड़ेगा, उससे फोर्स वगैरह आएंगे और ऐसे फट जाएगा वापस से। हाँ, मुंडी लो, मुंडी लो। तो एक्चुअल में एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इसको बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खींच के लेके आए, अपन ने जो सिस्टम बनाया उससे कुछ एनर्जी निकली होगी, जब जाके वो स्टेबल बना। जैसे वो एनर्जी निकली, उस एनर्जी को क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी। पर वो बाइंडिंग एनर्जी का अमाउंट मान लो 4 जूल है, एग्जांपल के लिए 4 जूल है। तो जब ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, या दोनों प्रोटॉन है, कुछ भी मान लो, आए और इन्होंने एक न्यूक्लियस बना लिया, येलो न्यूक्लियस बनाया, इन्होंने एक एनर्जी निकाली मान लो 4 जूल की। तो अगर मैं बोलूं कि इसको वापस से तोड़ना है तो क्या करूंगा, 4 जूल की एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ना वापस से। इतनी एनर्जी रिलीज की थी इसने, तो मैं इसको 4 जूल की एनर्जी दे दूंगा तो वापस टूट भी जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एक्चुअल में वो ऐसी एनर्जी है जब एटम न्यूक्लियस बन रहा होगा तो उसने जो रिलीज करी वो एनर्जी, मुंडी लाओ, वो एनर्जी, या फिर उस न्यूक्लियस को वापस से तोड़ू मैं, वो एनर्जी। चमका गया तुमको सबको? बोलो बोलो यार, है ना, बढ़िया, शाबाश। तो बस अपना यही टॉपिक था, बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन है, डेफिनेशन वही है, चाहो तो टाप लेना, लिख लेना इसको, है ना, दे दूंगा मैं आगे से। अभी निकालनी कैसे, ये मुद्दा है, इसको निकालू कैसे मैं। तो इसको निकालने के लिए अभी अपन ने देखा कि यार, अपन ने क्या देखा था कि मास ऑफ एटम जो था वो कम था किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से।
मैं जब भी मास ऑफ एटम बोल रहा हूं तो यूं मान के चलना कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास मैंने माइनस कर दिया है ऑलरेडी। सही है, अभी के लिए, इस लेक्चर के लिए। तो जो मास ऑफ एटम है वो कम है किससे? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। तो जो डिफरेंस इनका मास, वही क्या बाइंडिंग एनर्जी होगी यार, क्योंकि वही तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा ना यार। तो बस मैं वो मास निकाल लूं और उसको सी स्क्वायर से इंटू कर दूं, क्या एनर्जी निकल जाएगी मेरी? बाइंडिंग एनर्जी। चमका दूंगा मैंने, क्या करा, बस काम खत्म हो गया। कितनी लल्लू सी बाइंडिंग एनर्जी। और सबसे टफ टॉपिक यही है इसका। देखो मेरे को ये पता चल गया कि सर मास ऑफ एटम में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर लिया मैंने, ये बन गया एटम का मास। सही है, ये एक्चुअल में कम था किससे? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन से। यहां चाहो तो n और z इंटू कर लो तो बात बराबर है। चमका क्या तुमको? दोबारा समझो, शक्लें ऐसी बना लेते हो जानवरों जैसी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये कितने प्रोटॉन होंगे वो z बताता है, कितने न्यूट्रॉन होंगे उसको n बोल देता हूं मैं, है ना। n को एक और तरीके से बोल सकते हैं क्या? a माइनस जेड भी, ऐसे। सही है, मेरे को मास लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? n मतलब कितने न्यूट्रॉन है इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिखूंगा ना। प्लस p इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कौन सा? वो वाला मास, मतलब मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? मास डिफेक्ट या मास डिफरेंस। मास डिफरेंस बोल लो इसको। और यही मास क्या है? यही मास कौन सा मास है? जो एनर्जी में न्यूक्लियस बनता है टाइम। बहुत बढ़िया, बनते टाइम एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। बढ़िया, शाबाश। लिख लो इसको अच्छे से, समझ लो। 1 मिनट का टाइम है, उसमें टाप लो इसको और समझ लो चीजों को अच्छे से। फील नहीं आई तो लफड़ा हो जाएगा भारी वाला, इसलिए फील लाना बहुत जरूरी है। यार मैं पानी भर के आता हूँ जब तक, है ना। वो भयंकर प्यास लगी है और यहाँ पानी नहीं है। समझ में आया यहां तक तुम लोगों को सबको, है ना? आगे भी बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा सजा दे के लिखते हैं क्वेश्चन को। तो पहले एटम का मास लिखते हैं, ये न्यूक्लियस और ये बाहर इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें Z तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे, ठीक। तो मैं अगर बोलूं और n को एक और तरीके से बोल सकता हूं क्या? a माइनस जेड। यहां तक मेरे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे को दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो अगर ये एटम स्टेबल है तो इस पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो z प्रोटॉन है तो z इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं बोल सकता हूं प्रोटॉन भी कितने होंगे? z, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? z। सही बात है। अब मैं लिख सकता हूं, तो मैं एटम का मास जो मैंने तोल के निकाला वो वाला मास कैसे लिखूंगा? सर मास ऑफ एटम माइनस जेड टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड टाइम ऑफ मास ऑफ, छोटा m लिख देता हूं इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा m छोटा m से कंफ्यूज मत होना। ये क्या लिखा मैंने? ये मैंने एटम का वो मास लिखा जिसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, मतलब कुल मिलाकर मैं न्यूक्लियस का मास लिख रहा हूं। ये न्यूक्लियस का मास ऑब्जर्व्ड बोल दो तो क्या? ये मतलब इतना हम लोग अभी वजन किए वो वाला मास है ना। अपन ने जो वजन किया वो तो मास है m एटम,
ये मास वजन किया है तुमने ये, पर मेरे को न्यूक्लियस से रिलेट करना है तो माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करना पड़ेगा। माना इलेक्ट्रॉन का मास बहुत चुनूना सा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, पर अपन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए ना, इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कर रहा हूं। नहीं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर है, तो सीधा बराबर ही लिख देता, पर मैं फिर भी n लिख रहा हूं साथ में ताकि अपन एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाए, क्योंकि मास डिफेक्ट निकाल रहे भाई, एटम का मास वो खुद ही इतना चुनूना सा है, तो उसमें भी अगर अपने अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो अपने अप्रोक्सीमेशन बिगड़ जाएंगे। समझे? बुझे तुमको? बुझे? बढ़िया। तो ये तोला था जो, तो ये आया था मास ऑफ एटम। ये एक्चुअली मैंने निकाला कि मेरा जो ऑब्जर्व्ड जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये तो तोल तुला के कैलकुलेट करके निकाला ना, मैंने ऑब्जर्व किया, नोट डाउन किया कि भाई साहब इतना वजन आना चाहिए था न्यूक्लियस का, पर आया नहीं था। तो अब मास ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअल में होना कितना चाहिए था? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होना चाहिए था ना, और ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, पर हुई नहीं। तो मेरे को निकालना है वो मास जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो मेरे को पता है कि ये जो था वो कम था, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करते हैं, तो इसको अलग कलर से लिखता हूं। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो बन के आएगी, क्या बन के आएगी? वो बन के आएगी Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, इतना बड़ा माइनस लिख रहा हूं साथ में, मास ऑफ एटम माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इसको अपन बोलते हैं डेल्टा एम। इसको क्या बोलते हैं अपन? डेल्टा एम। यहां लिखता हूं, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम माइनस Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अलग टर्म, ये अलग टर्म। समझे? सबको क्लियर है फंडा यहां तक? एकदम जबरदस्त है ना? हाँ भैया। शाबाश। ये वो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, वो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ना? और कब हुआ कन्वर्ट? ये न्यूक्लियस बनाने के लिए। ये एनर्जी कौन सी थी? न्यूक्लियस बनते टाइम या न्यूक्लियस को तोड़ते टाइम? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, आएगा ना? जितनी एनर्जी उसमें रिलीज की होगी उतनी एनर्जी मिल जाएगी, तो वापस निकल लेंगे यार अपने अपने रास्ते। ऐसा फंडा है यहां पे। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाऊं? वैसे पहले दिन ब दिन मेरे स्किल अच्छे होते जा रहे हैं ना पढ़ाने के। झूठ ही बोलो पर हाँ बोलो। हाँ, वैसे चैप्टर ही लल्लू है भाई, इसमें क्या ही था। चलो, अब एक्चुअल में अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एक न्यूक्लियस N1 बोल देता हूं इसको, सिंपल न्यूक्लियस N1, छोटा N1 लिखता हूं, और एक है N2। मैंने ऐसे बोला जब ये बना तो इसने एनर्जी रिलीज करी, मान लो 6 जूल बोल लो। देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जैसे 6 जूल इतनी सी एनर्जी का कुछ नहीं होता, पर हाइपोथेटिकल है ना, हाइपोथेटिकल है, बस इतना मान के चलना। इसकी जो है वो 3 जूल। मेरे को ये बताओ कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा? जो ज्यादा एनर्जी रिलीज किया वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? 6 जूल वाला। हाँ, तो अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उस हिसाब से अपन को लगा क्या कि 6 जूल होना चाहिए, क्योंकि इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज करी होगी। सही बात है, पर यहां पे ग्लिच है। वो ग्लिच क्या है कि अपन ने एक्चुअल में ये चीज कंक्लूड करना छोड़ दिया अपन ने कि जब मैं न्यूट्रॉन ला रहा था तो एक्चुअल में एक न्यूट्रॉन को जब मैं पास लाया तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज करी। एक प्रोटॉन को लाया, तब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लाया मैं, जब फोर्स लगा, जब एनर्जी रिलीज होगी ना, मुंडी लाओ। अरे हाँ, फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया है तुमने कुछ ना कुछ तो,
तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो हर बार एनर्जी लगी होगी। तो मैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाके उसको इकट्ठा करके एक न्यूक्लियस बनाऊंगा, उतना ही ज्यादा क्या वो एनर्जी लॉस करेगा? अरे हाँ ना, पर क्या वो स्टेबल होगा? नहीं। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी कैसे डिफाइंड होती है कि एक्चुअल में मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं तो वो टूटे बहुत देर बाद, इजीली डिके नहीं हो। डिके का मतलब क्या होता है? टूटना। जो चीज स्टेबल हो टूटेगी नहीं ना यार, और जो अनस्टेबल हो थोड़ा सा भी हिलाऊंगा टूट जाएगा, तो वो टूटता नहीं है। तो अपन ने देखा कि एक्चुअल में जो एक कोई भी दो न्यूक्लियन, अब एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन 1, न्यूक्लियन 2, दो न्यूक्लियन है, मतलब कुछ भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है एक, दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है एक। तो कोई भी दो न्यूक्लियंस किसी भी टाइप के, वो दो न्यूक्लियंस के बीच में कितनी ताकत है, कितना स्ट्रॉन्ग बाउंडेड है वो, एक्चुअल में वो बताता है क्या कि वो एटम कितना स्ट्रॉन्ग है। समझे तुमने मैंने क्या बोला? दोबारा बताता हूं। देखो, अपन ने देखा कि एक्चुअल में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, अगर अपन उसको ही स्टेबिलिटी समझे तो एक्चुअल में वो रिलीज जो एनर्जी हो रही है किसकी वजह से हो रही है? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन आ रहा है, वो आके कुछ न्यूक्लियस बनाया, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो हर एक बार दो न्यूक्लियन मिलके, तुम न्यूक्लियन पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह कुछ भी एक न्यूक्लियन कहलाता है ना? न्यूट्रॉन है सिर्फ, उसको भी न्यूक्लियन बोलूंगा, मतलब जो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है उनको न्यूक्लियन बोला जाता है। उनका टोटल कर दूंगा तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिसको मास नंबर भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो कोई भी दो न्यूक्लियन आ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, एनर्जी निकल रही है। ऐसे जितने ज्यादा न्यूक्लियंस आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो एक्चुअल में ये एनर्जी तो कौन सी एनर्जी है? जो आती जा रही है और वो बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, मतलब मिलते जा रहे हैं, अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा होते जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। पर स्टेबिलिटी कैसे मेजर करूं? तो एक्चुअल में अपन देखते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं उसको एनर्जी दूंगा और वो कितना जल्दी टूट जाएगा, एनर्जी दूंगा कितना जल्दी टूट जाएगा। तो एक्चुअल में अपन को ये चीज समझ में आती है कि यार एक्चुअल में वो जो ऐसे मैंने मान लो कि 20 जूल एनर्जी दी, तो हो सकता है 8-10 तो टूट गए और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बच गया उसमें, क्योंकि वो दोनों थोड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंडेड थे, उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो वो पूरा टूट नहीं पाया। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार वो जो बॉन्ड था वो एक्चुअली ज्यादा स्टेबल है। बॉन्ड बोलना गलत है, एक्चुअली ऐसे खींच के जो बैठा हुआ है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अपन को ये समझ में आया कि एक्चुअल में मेरे को देखना पड़ेगा कि हर इंडिविजुअल बॉन्ड में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैं इसमें बोलूं कि इसमें 50 न्यूक्लियन है, 50 के न्यूक्लियन, 50 न्यूक्लियन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ा तो 50 निकल के आया। सही है। इसमें बोला मैंने दो न्यूट्रॉन है, बस दो न्यूक्लियन है, कोई भी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन या दोनों न्यूट्रॉन कुछ भी होगा, पर एक ये बन के आया। चमका तुमको सबको यहां तक। अब देखा जाए तो एक्चुअल में इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है सिर्फ दो चीजों को तोड़ने के लिए। इसमें 6 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है इतनी सी 50 न्यूक्लियंस को तोड़ने के लिए। समझेगा तुम? तो एक्चुअल में स्टेबल कौन सा ज्यादा है? ये वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही जने हैं, पर इनको हिलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा? बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ी कंपैरेटिवली। चमका गया तुमको यहां तक? तो मेरे को ये समझ में आ गया कि एक्चुअली मेरे को अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो स्टेबिलिटी में कैसे देखूंगा? एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन पे कितनी एनर्जी है, ऐसे देखना चाहूंगा। मतलब एनर्जी को क्या करूंगा? न्यूक्लियन से डिवाइड कर दूंगा। न्यूक्लियन बोल दो या इसको मास नंबर बोल दो, दोनों बात बराबर ही है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही क्या है एक्चुअल में? ये दोनों ही सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है कि नहीं है? तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना तुमको आ गया, डेल्टा एम, उसको सी स्क्वायर से इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगी? एनर्जी इन जूल। डेल्टा एम को अगर मैं 931.5 से इंटू करूंगा तो क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। तुमको एनर्जी निकालना तो आता है, बहुत बढ़िया। देखो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए लिख दो। ये क्या? एटॉमिक मास, मास नंबर एक्चुअली, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये मेरी एनर्जी पर न्यूक्लियन है? सही है? फंडा क्लियर तुमको? बढ़िया। यहां पे ना एक चीज मेरे को बोलते बोलते समझ में आया कि वैसे तो तुमको मैंने कवर तो कर ही दिया है, पर फिर भी मैं एक और बात बताना चाहूंगा। मास इंटू सी स्क्वायर, ये केजी में लिखा था अपन ने और ये मीटर पर सेकंड में था। जो मैंने डेल्टा एम निकाला वो भी दो चीजों में निकल सकता है। अगर डेल्टा एम एएमयू में निकाला, एएमयू में निकाला, और डेल्टा एम मैंने केजी में निकाला, तो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करूंगा?
अगर मेरे को ये केजी में निकाला और मेरे को एनर्जी बनानी है इसको, तो अगर इसको एनर्जी बनाऊंगा तो सीधा सी स्क्वायर से इंटू कर दूंगा तो एनर्जी आ जाएगी। अगर मास केजी में सी स्क्वायर से इंटू कर दूंगा तो एनर्जी आ जाएगी किसमें, जूल में। क्लियर बात, मुंडी हिलती रहनी चाहिए और सीधे बैठो एकदम स्ट्रेट, है ना। अगर एएमयू में है तो मैं क्या करूंगा, 931.5 से इंटू कर दूंगा और एनर्जी आ जाएगी किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सही है, तो तुमको मास के हिसाब से इंटू करना पड़ेगा, किससे इंटू निकालना है ना। बहुत बढ़िया, क्लासिक। मेरे हिसाब से फंडा क्लियर है तुम सबको। यहां पे आने के पहले मैं एक बार देख लो मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना। आई थिंक सब ओके ओके चल रहा है। ठीक, बहुत काला हो गया, मैं एकदम से ही आती है ना। इसकी ऐसी की तेसी भाई, मैं ऐसे ग्राफ नहीं बना सकता क्या, हल्के में ले रहे हैं लोग मेरे को। इस ग्राफ में यहां पे क्या करा इन्होंने, मास नंबर प्लॉट किया, मतलब ए को प्लॉट किया, ठीक है। और यहां पे क्या करा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी प्लॉट करी, सही है। और जितने भी एटम्स या मटेरियल अपने यहां पे एग्जिस्ट करते हैं उनको प्लॉट करना शुरू किया। तो ग्राफ कैसा बना एक्चुअल में, न्यू करके ऐसे बना, ऐसा कुछ ग्राफ बना, सही है। इस ग्राफ में तुमको सिर्फ एक चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में सर ये वाला जो पॉइंट है जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये किसकी दे रहा है, ये देता है आयरन की, Fe की। कितनी एनर्जी होती है इसकी, इसकी एनर्जी होती है सर 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि जब मैंने जितनी थ्योरी तुमको बताई वो थ्योरी आने के बाद तो साइंटिस्ट को खुजली मच गई होगी कि भाई आज के टाइम में नई थ्योरी लाऊंगा, मेरा नाम लगाऊंगा उसमें। साइंटिस्ट का गोल क्या था, उनका नाम यूज हो जाए किताबों में। अरे इनडायरेक्टली गोल तो यही था, मेरे को तो यही लगता है, मतलब पता नहीं उनका था क्या नहीं था, पर मेरे को तो यही लगता है क्योंकि वो लैम्डा आई तो उसने डी ब्रोगली नाम दे दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऐसे। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि साइंटिस्ट मेहनत करते थे ताकि उनका नाम आए। तो आयरन सबकी एनर्जी देखी उन्होंने, है ना। एटॉमिक मास इधर से बढ़ता 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 ऐसे जा रहा है ना, प्लॉट ऐसे हो रहा है। यहां से एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है क्या, कि एक्चुअल में जो आयरन है इसका 26 होता है एटॉमिक नंबर, 26 होता है ना, एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो 26 और उधर तक 80 तक जाता है और इधर भी रहता है। एटॉमिक नंबर तो पीरियोडिक टेबल में इतने सारे तो हैं, तो एक्चुअल में ये बीच में कहीं लाई करता है पीरियोडिक टेबल में, मतलब ये एकदम मीडियम साइज न्यूक्लियस में आता है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, मीडियम साइज होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो मीडियम साइज है। और एनर्जी देख के समझ में आता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है। ये एनर्जी एक्चुअल में कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है इसकी। और इसका जो न्यूक्लियस था वो क्या था, मीडियम साइज था। क्या था, मीडियम साइज। समझा क्या तुमको, मीडियम साइज। तो एक्चुअल में बिल्कुल ही छोटा न्यूक्लियस है तब भी वो अनस्टेबल है, और बहुत बड़ा न्यूक्लियस है तब भी वो अनस्टेबल है। हाँ बा, चमका क्या तुमको। तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बताया एनर्जी कैसे रहेगी, ये वो एक्चुअल में क्या है, बहुत कम होते हैं ना, बहुत कम न्यूक्लियस, तब भी वो स्टेबल नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में तुम देखोगे संसार में दो ही लौंडे घूम रहे हैं तो कोई भी पीट के चला जाएगा उनको। 5-6 है तो ठीक है, पर अगर 100-200 है तो उनकी बॉन्डिंग बनाने में नुकसान है ना। वैसे क्या कोई आके पीछे से कोई तीसरे वाले के लास्ट वाले के पेल के चला गया, उसको आगे वाले को तो पता भी नहीं चला कि उसको पीट गया हो। ऐसा इससे समझ सकते हो चीजों क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ गए। तो एक्चुअल में मीडियम साइज, जो मीडियम साइज न्यूक्लियस होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल देखे गए, और जो बिल्कुल ही छोटे हैं वो भी गंवा रहे हैं, और जो बिल्कुल ही बड़े हैं वो भी गंवा रहे हैं, मतलब दोनों ही अनस्टेबल है। समझे क्या। इनके बेसिस में दो रिएक्शन जो अपन ने मतलब रियल लाइफ में हो रही होती है, चल रही है अभी भी एक्चुअल में, जिनका न्यूक्लियस एकदम छोटा है
जिनका न्यूक्लियस बहुत छोटा है वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बनाना, बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं ना, मतलब मीडियम रेंज में आना चाहते हैं सबके सब। तो छोटे छोटे दो न्यूक्लियस, छोटा ए प्लस छोटा बी मिलकर क्या चाहेगा, बड़ा बनाना। मेरे उदाहरण बहुत खतरनाक है पर ये बनाना चाहता है बड़ा वाला मीडियम न्यूक्लियस, मीडियम न्यूक्लियस बनाना चाहता है ये ऐसे। तो एक्चुअल में छोटे न्यूक्लियस में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं, और जो बड़े होते हैं इधर यूरेनियम टाइप अपने, ये क्या करते हैं, ये टूटकर दो छोटे छोटे बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबका मकसद क्या है एक्चुअल में, मीडियम साइज न्यूक्लियस बनाना। और हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में स्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा, वो अपना न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज करेगा कि वो स्टेबिलिटी में आ जाए। चमका क्या तुमको? तो जिसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा है वो टूटेगा, क्योंकि वो बड़ा है तो उसको टूट के छोटे छोटे बनने पड़ेंगे, और जो बहुत छोटे वो जुड़कर थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों चाहते कोशिश करना कि भाई साहब हम मीडियम में कहीं बीच में आ जाए। चमका क्या तुमको यहां तक? सबको क्लियर है? सबको फंडा यहां तक? बढ़िया। मैं एक बार कंक्लूड भी कर दूंगा चीजों को, तो इससे परेशान नहीं होना, ठीक है? अब दो रिएक्शन जो मैं कह रहा था रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, दो रिएक्शन कौन कौन सी है, वो ये है, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। सही में? फिजन जो होती है, फिजन वो क्या करती है, वो छोटे न्यूक्लियस से मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाती है, और ये फिजन होती कहां है, सन पे। सन पे हीलियम गैसेस वगैरह की वजह से लगातार चेन रिएक्शन हो रही होती है। अरे मुंडी लाओ, अमन तेरा कैमरा बंद क्यों है? अमन भाग गया कहीं। समझेगा? फिजन के कि जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं वो चाहते हैं हम स्टेबल बन जाए, तो टूट के बड़े बड़े न्यूक्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे फिजन सन पे होती है कि अर्थ पे होती है? मैं ज्यादा सन पे होती है, मैं एक बार चेक कर लूं भाई गूगल करके। अरे मारी जी, तुमको जहां तक पढ़ाया वहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिजन अर्थ पे होती है। अच्छा, और फ्यूजन फ्यूजन ही सन पे होती है, फिजन अर्थ पे होती है। सही है ना? मैंने एक्चुअल में थोड़ा सा समझाई गलत दिया यहाँ पे, मैंने छोटा छोटा इसके लिए बोल दिया। एक्चुअल में इसमें तो हेवी न्यूक्लियस है। हेवी न्यूक्लियस किसमें टूटते हैं? मीडियम में, है ना? हेवी किसमें टूटते हैं? मीडियम पे। ये कहां पे होती है? अभी बताया मैंने, सन पे। सन पे। अर्थ पे होती है ना भाई, ये अर्थ पे होती है, और ये जो है हमारा फ्यूजन ये सन पे होती है। अभी अपन आर्टिफिशियली इसको भी शायद ट्राई कर रहे हैं, पर अभी अपने बस की नहीं है इसको करना। तो ऐसा सीन है सब कुछ, समझ गए? कुल मिला के लाइटर न्यूक्लियस टूटकर बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं ताकि वो मीडियम रेंज में आ जाए, और बड़े वाले टूटकर मीडियम रेंज में आना चाहते, छोटा न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं ताकि वो मीडियम रेंज में आ जाए। इतना समझ में आया? इन दोनों इनका एग्जाम्पल जो है वो है फिजन और फ्यूजन। फिजन होता है अर्थ पर, फिजन में क्या होता है, बड़े न्यूक्लियस टूट के छोटे बन जाते हैं मीडियम रेंज में आने के लिए, तो उसको फिजन बोलते हैं। और ये हमारे अर्थ पे हो रही होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में जिनमें होती है चेन रिएक्शन के फॉर्म में। यूरेनियम में इसको क्या करते हैं, यूरेनियम में डिके होता है, वो आगे जाके पढ़ूंगा रेडियो एक्टिविटी में कल के लेक्चर में, अगर आज टाइम बचा तो आज पढ़ा दूंगा। वैसा कुछ कुछ सही है। और सन पर क्या होता है? फ्यूजन। बहुत बढ़िया, शाबाश, खतरनाक छोरी है, बिल्कुल खतरनाक है। बढ़िया, सबको चमका यहां तक? अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। एक बार मैं मीटिंग एंड करके चालू कर देता हूं लास्ट टाइम, क्योंकि एंड होने वाली है। उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे बैठ के रज के एकदम, है ना? चलो
वनस्पति। बढ़े आगे, सब कैमरे चालू करो अपने। चलो ये करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन। हो गया? सौम्य तेरा कैमरा क्यों बंद है? चलो देखो कैसे करेंगे। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल अबाउट 3 न्यूक्लियाई P, Q एंड R, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर मेरे को स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चमका तुमको? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है मेरे को, तो निकालो। बाइंडिंग एनर्जी ये दे रखी है पर न्यूक्लियन, क्या ये पर न्यूक्लियन इनडायरेक्टली? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है सर, तो मैं लिखूंगा 100/10 विच इज इक्वल टू 10। इसकी आई, इसकी कितनी आएगी? 60/5। 12 बार में इसको काट देगा ये 12। इसकी बात करूं तो 11 बनेगा। सही है, तो 11 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 12, फिर 10, ये आंसर आएगा। सही, 11 कौन सा था? R वाला, फिर 12 कौन सा था? अरे क्या कर दिया मैंने, ये 12 आगे आएगा, सॉरी 12, 11। हे भगवान, बारह, 11, 10। 12 किसका था? Q का। 11 किसका था? R का और P का। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सही है, समझ गए स्टेबिलिटी ऑर्डर? लल्लू क्वेश्चन। चल नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला करके बताओ। यार मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे यार, पता नहीं क्या हो गया। मैंने लाइव जाना बंद कर दिया इसलिए नहीं बढ़ रहे शायद। कर लिया क्या भाई? इतना टाइम लगता है क्या? देखो, 3 स्टेबल आइसोटॉप्स। टॉप्स में P आता है, P मतलब इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे, है ना? ऑफ नियोन, इनके देखो सेम भी है, ये देखो, है ना? ऑफ नियोन ये दे रखा पुराना टिकड़ा। हैविंग रेस्पेक्टिवली अबाउंडेंस
इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब समझते हो क्या? में existence। हाँ, नेचर में एग्जिस्टेंस, बहुत बढ़िया। तो नेचर में ये जिस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं वो क्या परसेंटेज दे रखी है? इतनी इतनी इतनी। सही बात है। द एटॉमिक मासेस ऑफ 3 isotopes आर दिस फलाना डिंगड़ा डिंगड़ा रेस्पेक्टिवली। ऑब्टेन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन। बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे, बताओ। abundance को जो abundance की परसेंटेज दे रखा है इसको मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे जो AF का दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो मैं लिखूंगा 90.51 इंटू 19.99 प्लस 0.27 इंटू 20.99 प्लस 9.22 इंटू 22.00। ये पर मेरे को एवरेज मास निकालना है तो अपन मतलब ऐसे ये इतना करूंगा तो हो जाएगा काम। 100 जो abundance का प्लस होगा डिवाइडेड बाई कितना लिखूं? 100। सबको चमका गया? 100 कैसे आया? शाबाश। चलो कैलकुलेट करके बताओ, मैं आंसर देख के बताता हूं क्या है। आंसर आ रहा है 20.18 U। इसका आंसर आ रहा है 20.18 U। आ गया क्या सबका आंसर भाई लोग? चेक करके बताओ फटाफट आंसर। अबे इतना टाइम नहीं दूंगा मैं, भैंस के टंग क्या चल रहा है ये? आया किसी का आंसर? अमन क्या सीन है? अप्रॉक्स में सर 20 आ रहा है वो। हाँ तो हो सकता है ये अप्रोक्स हो सकता है ये अप्रोक्स हो भाई, सदियों पुराने नोट से हैं, हो सकता है अप्रोक्स हो। और किसी का आया क्या आंसर? सौम्या क्या सीन है तेरा? सुभजीत हाँ भैया हो गया। क्या आया आंसर? 2 मिनट हो गया तेरा तो। पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। चलो इधर ध्यान दो, इसमें क्या ध्यान दो, आगे बढ़ रहा हूं मैं तो, तुमसे एक कैलकुलेशन नहीं हुई। 99 में इसको 20 मान लो भाई, 20 इंटू 90 91, मतलब कर लेना तुम्हारा, मैं नहीं करा। ये करो, ये बताओ, ये वाला देखो, ये एक्चुअल में बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है देखा जाए तो, पर ये क्यों दिया है मैंने? क्योंकि मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं यहां पे। क्या इसने बोला? अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन एज A polus, B provides
C+D। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये तो पता है ना तुमको, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट बन गया। किसकी एनर्जी कम होगी? इसकी एनर्जी बोलता हूं मैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको बोलता हूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। किसकी एनर्जी कम ज्यादा होगी ये बताओ? ये टोटल है, इन दोनों की जुड़ के ये लिखी है, इन दोनों की जुड़ के ये लिखी है, बताओ कौन सी ज्यादा होगी? बोलो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी, अमन ने ये बोला है। और कोई? सुखजीत कौच्छो तो बोलो, बोल। बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की इसलिए ज्यादा होगी जिसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि बॉन्ड। मेरी बात सुनो, स्टेबल प्रोडक्ट बनने के लिए तो एनर्जी कम होती है ना। यहां मैं बोलूं 100 थी, तो ये स्टेबिलिटी पे आएगा तो रिलीज करी होगी तो 99 बची होगी। अरे बुझे तुमको कुछ? क्या बोला मैं? सौम्य बेटा चमका तेरे को मैंने क्या बोला अभी मराठी में? समझ में आया तेरे को? ये दिव्यांश समझा तेरे को क्या बोला मैंने? ओए सन्नाटे, पता भी नहीं चल पा रहा है मौजूद है कि नहीं है। क्या कैमरा है भाई? ये छोड़ के जा चुका है, ये छोड़ के जा चुका है। चालू करके, और है ना? ओ भाग भी गया तो नहीं था, उसको समझ में नहीं आया शायद। अगर इसकी एनर्जी 100 थी तो एक्चुअल में ये इधर जाएगा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, अदरवाइज क्यों जाएगा ये? तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए इसकी तुलना में। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? इसकी दे रखी, इसने सी की दे रखी B3, तो मैं बोलूंगा कि इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। तो ज्यादा में से कम घटाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज व्हाट? B3 प्लस B4 माइनस B1 प्लस B2। सही है ना? सबको बुझ गए? बढ़िया। कितना मजा आया बड़ा के। बढ़िया, ये क्वेश्चन देना चाहिए था। बढ़िया, मेरा सही डिसीजन था। फील आ गई ना तुमको बाकी चीजों की? स्टेबिलिटी। अगर मान लो ऐसा हो जाता, अगर मान लो ऐसा हो जाता कि A प्लस B मैक्स C+D, ऐसा कुछ कुछ हो गया मान लो, और जब तुमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और इसको मान लिया मैंने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं बोलूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। सही बात है। अगर ये टर्म नेगेटिव आ जाए, अगर ये वैसे आनी तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव भी आ सकती है, पर अगर मान लो ये नेगेटिव भी आ गई तो इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य हिंदी देख रहे हो मेरी? बताओ, अगर नेगेटिव आ गई तो क्या सीन है? हीट देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? मतलब खुद ब खुद नहीं हो रही हो, वो जो रिएक्शन हुई वो खुद ब खुद नहीं हुई, वो आर्टिफिशियली अपन ने बाहर से एनर्जी दे दुआ के उसको जबरदस्ती कि नहीं तुम मान मत मान, तेरे को आईटी की तैयारी करनी है, 2 रेपटे मार मोर के तुमको भेज दिया कोटा की तैयारी कर, ऐसा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है इसके साथ, समझे? तो इसमें क्या करा मैंने? एनर्जी दी, इसमें क्या हुआ? एनर्जी निकली, इसमें एनर्जी बाहर आएगी, एनर्जी बाहर आई, और इसमें एनर्जी अंदर गई, ऐसे। ऐसे ऐसी रिएक्शंस को कुछ बोलते भी हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पढ़ा है क्या तुमने जीवन में? है ना? तो जिसमें एनर्जी दी जाती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। और जिससे एनर्जी निकलती है उसको एक्सो।
है ना। तो जब भी पॉजिटिव होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, और जब ये नेगेटिव होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी। हालांकि ये मेरे को लगता नहीं पूछेंगे, पर फिर भी ठीक है यार, क्या ही लोड है इसमें, 10वीं का ज्ञान है तो आना चाहिए। चमके क्या तुम्हें चमका क्या सबको? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये करके दिखाओ भाई, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और करेंगे भाई, टांगे दुखने लग गई मेरी तो। आजकल क्या मैं जिम जा रहा हूं भयंकर, और आज मेरे से लगवाए गए थे स्क्वाट्स। ऐसे मासूम से गोल गोल पैर है मेरे, छोटे छोटे से, दिखा नहीं सकता मेरे को तुमको, इतने से पैर है मेरे, हाथ भी छोटे छोटे, पैर भी छोटे छोटे, शरीर इतना बड़ा है। और फिर उनपे इतना सारा वेट रख के मेरे कंधे पे मेरे चलवाया उसने, इतना बुरा किया है मेरे साथ। अब मेरे छोटे छोटे से पैर ऐसे दुख रहे हैं जो मेरे पाम है, फिर भी मेरी मजबूरी है, मेरे को पढ़ाना पड़ता है। मैं गरीब हूँ, मेरे को तुम्हारे 499 रुपये से रोटी मिलती है, फिर वो रोटी खा के मैं थोड़ा और मोटा हो जाता हूँ, फिर मेरे को 20,000 रुपये देके जिम जाना पड़ता है, जिससे मैं नुकसान में चला जाता हूँ। इस वजह से मैं अमीर नहीं बन पा रहा। किसी को तरस भी नहीं आता मेरे पे कि सर को 4-5 रुपये ऑनलाइन भेज दे मैं, जिससे आज का खाना तो खा लें। अरे हो गया क्या ये क्वेश्चन? कि कहानी सुन रहे थे तुम, मेरी दुख भरी दास्तां? हो गया? दाढ़ी बहुत बड़ी होगी यार, वापिस छठवा बन जाऊंगा काट के इसको। अरे बादो, चलो कैसे करेंगे अमन बता। वही बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से कि अल्फा पार्टिकल का 2 इलेक्ट्रॉन्स एड इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस। देखो, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है, हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम +2, ये अल्फा पार्टिकल होता है। मैंने पहले ही बताया हुआ है ना, पहले ही बताया हुआ है। इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा। ठीक, तो मेरे को बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल की, कैसे निकालूंगा? मेरे को पता है अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी तो मेरे को करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए जा मास ऑफ एटम तो ये रहा, ये लो, तो 4.00260। इतनी सारी टर्म्स दे रखी है, इतनी सारी टर्म्स यूज करनी पड़ती होंगी, जब भी तो दे रखी है। ये माइनस करूंगा किस में से? इन दोनों में से। इसे माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं करूंगा क्या? है ही नहीं, है ही वो अल्फा पार्टिकल, है क्या नहीं है? अगर वो है ही अल्फा पार्टिकल तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं है क्या नहीं है? बढ़िया, तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं कि -4.00260, ये माइनस करना पड़ेगा पूरा किसमें से? जो हमने सोचा था। हमने सोचा था कि मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें कोई मेरे को बता सकता है मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालूं? 2 into मास ऑफ प्रोटॉन जो दिया हुआ है। कहाँ है मास ऑफ प्रोटॉन? तो इसमें कहीं नहीं दिया हुआ। तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन तो होता है। नहीं, एक ही प्रोटॉन नहीं होता हाइड्रोजन में। किसने बोला हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है? ठीक है, मतलब मजे ले रहा था। एक्चुअल में ये है क्या? ये एक ही तो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन की तो बात कर रहे हैं यार, ये है ना। बढ़िया, तो 2 इंटू इसका प्रोटॉन, तो 2 गुणा प्रोटॉन 1.007828 प्लस न्यूट्रॉन कितने इसमें? कोई बताएगा कैसे पता करूंगा? 2। इस 4 में से 2 घटाऊंगा तो न्यूट्रॉन निकल के आता है, तो मैं लिखूंगा 2 गुणा, ये रहा न्यूट्रॉन का मान 1.008005, ये मेरे को माइनस करा, और मेरे को बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। ये पूरा तो क्या आया? चेंज इन मास आया, जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और ये मास काई में, इसकी यूनिट काई में भाई साहब यू में। तो जब भी यूनिट यू में होती है और मेरे को एनर्जी निकालनी है तो मैं बोलूंगा 931.5 इंटू 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा उत्तर निकल के आएगा। यहां पे इसने बोला है कि 931 ले लेना, तो 0.5 को भूल जाना और ये ऐसे आंसर आ जाएगा।
बहुत लल्लू है ना, कोई लोड नहीं है। शोबोश शोबोश मेरे शेरों और शेरनियों, शोबोश शोबोश। आगे बढ़ जाऊं, इसका उत्तर बताओगे तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा यार। वैसे तो तुम लोग तो सिर्फ पढ़ के चले जाते हो यार, क्वेश्चन ही नहीं करते, पेन ही नहीं चलाते, तुम मेहंदी लगा के आते हो क्या क्लास में? बताओ इसका आंसर यार, भगवान भला करेगा तुम्हारा, लंबी उम्र देगा तुमको। अरे आज तो प्राइस बढ़ानी है ना यार, आज तो सैटरडे। कुछ 79 या कुछ आ रहा है मेरा अप्रॉक्सिमेटली। उत्तर में बताऊं क्या? रुक जाना यार, तेरे भाई ने सब लिखा। बस कीटा, फोन डेड होने वाला है वैसे तो। क्या कर रहा था मैं? आंसर देख रहा था मैं। हाँ, वो क्या यार, जब हमें मैसेज पड़े रहते हैं फ़ोन में, फिर मैं क्या मैसेज पढ़ने लग जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ आजकल। इसका आंसर आएगा भैंस की टांग, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28.3। तो उत्तर इज 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? आया शुभजीत, तेरा आंसर आया दोस्त? नहीं आया? शुभजीत मंडल, व्हाट आर यू डूइंग? कैसे आएगा इसे? कैसे तो IIT बनेगा रे? तेरे को क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये लो, कैलकुलेशन अच्छा करना है तो गणित भी पड़ेगा। समझ तू कितना सारा नुकसान हो जाएगा, इतना सारा चीजें छोड़ देगा तो तू। चलो ये करके दो लास्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद पीस मारेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मंडे को। कल तो संडे है, कल संडे है मतलब मेरे को शाम को 4 बजे तक सोना है भाई। संडे की भी ड्यूटी रहती है। संडे का मतलब सैटरडे को रात भर टीवी देखो और दिन भर सो। फिर दिन भर सोने के बाद दिक्कत क्या होती है, फिर संडे की नाइट को रात भर नींद नहीं आवे, तो फिर संडे की नाइट को भी रात भर टीवी देखो, फिर मंडे को सुबह ऑफिस भी आओ, फिर आके से मसलते रहो, फिर यहाँ काउच लगा के सो लो, फिर 3:45 का मैंने अलार्म रखा, फिर अलार्म बजेगा, फिर लगेगा ओ क्लास में भी जाना है, फिर क्लास चालू होगी, फिर मैं देखूंगा अब ये क्या है, फिर मेरे को वापस जोन में आना पड़ेगा, फिर पूरा दिन भर जगूंगा मैं, फिर मंडे की रात को जो नींद आएगी वो ऐसी आती कि बस फिर दूसरे दिन छुट्टी हो जाती क्लास की, क्योंकि नींद ही नहीं निकल पा रही पूरी। तो बहुत भगवान ने बहुत गलत तरीके से स्ट्रक्चर की हुई ये चीजें। या तो 7 दिन छुट्टी रखो या 7 दिन काम कराओ, फ्लो टूट जाता है मेरा। चलो जी, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन। क्या? मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, थोड़ा बता दीजिए एनर्जी और उसके बाद क्या है? किसके बाद? फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी और उसके बाद मैं पूरा पढ़ता हूँ। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन, जिसका मास नंबर है 56 और इसका 56 वाला 56 और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है 26 है ना। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज दिस, इसका एटॉमिक मास भी दे दिया वन ने, एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन, ये जो भी लिखा ऊपर एक दे रखा है एटॉमिक मास, मेरे को मास नंबर दे रखा है 1 इज दिस 1.00783 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस। बस सब कुछ तो दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, बेचारे ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो।
कर लोगे क्या इसको तुम? बताओ कैसे करूंगा। सौम्या तू बताएगी इस बार कैसे? अच्छा तूने पिछली बार तूने बताया था। अमन तू बता कैसे करूं? माइक माइक मेरे शेर माइक। हाँ पिछली बार मैंने ही बताया था भैया। तो भाई सौम्या तुम्हारी बज्जी। भैया बस आप इसमें ये बता दो कि जैसे जो हम मास ऑफ जो एटम बनेंगे इसमें हम इलेक्ट्रॉन म्यूट हो गया तेरा माइक वापस। माइक है भगवान माइक। का नहीं, हम इसमें इलेक्ट्रॉन का माइनस नहीं करेंगे ना? मेरे को क्या पता, देखते हैं। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस, एटॉमिक मास ऑफ दिस इज दिस, ये दे रखा है ना। एंड नहीं करेंगे एक्चुअली, अगर करना होता तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देता अपन को, है ना। चल अब करके बता, आंसर बता फटाफट फटाफट। 2 मिनट दे रहा हूं, क्लास खत्म करने के पहले 2 मिनट। ए भगवान मेरी टांगों को क्या हो गया, पोलियो नहीं हो जाओ मेरे को, कल से रेंगता रेंगता होगा नहीं तो पढ़ाने तुमको। फिर जैसी मेरी राइटिंग है वैसे मैं पढ़ाऊंगा। इसका आंसर आएगा 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इसका 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज माय उत्तर। टाइम क्या हो रहा है यार? ओके वैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन करा भी नहीं पाता, टाइम इतना। इसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। चलो देखो मैं करके बताता हूं इसको। मैं क्या भाई, तुम ही करोगे इसको यार। मास ऑफ प्रोटॉन मेरे को क्या पता है, प्रोटॉन है 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर लूंगा, प्लस न्यूट्रॉन निकालना है तो 26 में से ये माइनस कर दूंगा तो 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस पूरे में से माइनस कर दूंगा क्या, इसका एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू 55.9349। और ये सारे यू 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 में थे, तो इस पूरे को अगर मैं इंटू कर दूंगा किससे, 931.5 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जो आंसर निकल के आएगा वो ये रहा। बुझे तुमको? सबको बुझे? बढ़िया शाबाश। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो और हेडिंग डाल लो नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी। भैया हाँ मैथ का कुछ चीज बता दो, मैथ में बहुत हालत खराब है। मैथ में? बहुत हालत खराब है। मैथ में हालत काहे खराब है? क्या दिक्कत आ रही तेरे को मैथ में? मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट की मतलब मेरे को क्लियर है, और डी में इसका पीआई नहीं हुआ। यार प्रैक्टिस कर मल्टीपल क्वेश्चंस। मैट्रिसेस के बन जाते होंगे, डिटरमिनेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ ऐसा भी हो सकता है किसी से बनता ही नहीं हो उसके क्वेश्चन, पर ऐसा तो नहीं होता यार किसी से बनते ही नहीं हो, ये तो बोलना ही गलत है। भैया आ गया आंसर। आ गया, बहुत बढ़िया। सौम्या का सिलेक्शन होगा तो सौम्या को कोटा नहीं बुलाऊंगा मैं, इसके घर जाऊंगा भाई, कह दूंगा कि मेरा 1 महीने का स्पॉन्सरशिप करो, मेरे को खाना वाना खिलाओ। तू नॉनवेज खाती है क्या सौम्या? नहीं खाती? तेरे घर नहीं आऊंगा यार। कोई है क्या नॉन वेजिटेरियन? तू है ना, बस तेरे घर आऊंगा भाई मैं। सिलेक्शन पक्का कर ले तू तेरा। नॉन वेजिटेरियन है ना तू? शाबाश, बस आऊंगा तेरे घर पे पड़ा रहूंगा भाई महीने भर के लिए, काम धंधे सब छोड़ दूंगा। अब क्या सौम्या घर में गलती से चला जाऊं, घास फूस खिला देंगे मेरे को। क्या हो गया, क्यूआर ही नहीं बन रहा आज तो। भैया एडवांस का सवाल ही मांगने का, एडवांस का पीआई जितना अबे स्कैन तो निकल लिया था ना तुमने, स्कैन कर लिया था क्या वो? मैंने जो बनाया था स्कैन कर लिया था क्या?
नहीं कर रहा ना, शाबाश। एक्चुअल में उसमें क्या आगे का भी मिल जाएगा तुमको यार, मैं आगे का देना नहीं चाहता। भाई आपके कोर्स में एडवांस फीचर नहीं है? क्या नहीं है भाई? ये अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है ये वाला बोर्ड। इससे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है किसी में, और फिर भी मैं नहीं चला पाता इसको क्योंकि मैं लेटेस्ट नहीं हूं ना, मैं बुड्ढा हो गया अब। भाई दूसरे कोचिंग में जो कोर्स पढ़ा रहा है वो विंडोज वाला यूज करते हैं, मैं न्यू लाइन यूज करता हूं इसलिए। भाई फिजिक्स में बहुत सवाल बन रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया। अब ऐसे थोड़ी भैया, मैं भले पढ़ाता अच्छा नहीं होता हूं पर मैं समझा अच्छा देता हूं। मतलब क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सिखाना मेरे को आता है। पढ़ाना वढ़ाना तो चलो ठीक है, वो तो तुम बताओगे, पर मेरे को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को अगर किसी का सिलेक्शन निकलवाना ही हो ना तो उसको मैं मतलब 2 महीने पढ़ा के भी निकलवा दूंगा, अगर वो मेरे पास ही हो तो। मतलब ऐसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, पर सेलेक्टिव चीजें पढ़ू के उसको इतना तो बता दूंगा तू ये कर और इसको ऐसे कर दो, तू हो जाएगा, पास तो हो ही जाएगा। जेई मेन की बात कर रहा हूँ, एडवांस की मेरी औकात नहीं है अभी ऐसे बोलने की। एडवांस में तो यार मेहनत चाहिए। हो गया, कट्टिस कर दूं इसको, क्योंकि मैं खुद को काला नहीं देख सकता यार। हाँ ठीक है। भैया पहले मैं फिजिक्स से डरती थी, मतलब मुझसे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते थे, बट अब फिजिक्स करने में मजा आता है। मन करता है कि 4 बजे तो मैं बैठ। ये बात मेरे को भी अच्छा लगता है भाई, ऐसे तारीफें सुनता हूँ मैं। भैया अगर मेरा मैथ में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो मैं फोड़ दूंगा। हाँ शुभजीत, तू सबसे पहले ना तेरे वहां पे अगर तू खर्चा करना चाहे ना तो तू वाईफाई का कर, क्योंकि तेरे को नेटवर्क इश्यू देखा, आज भी क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा था, कभी कभी कनेक्टिविटी भी बिगड़ती है। तो छोटी छोटी चीजें क्या है ना लाइफ में बहुत ज्यादा दुख दे जाती है। मैं तेरे को देख एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताऊं मेरा। मैं एक्चुअल में मतलब मेरे टाइम में मेरे पापा की सैलरी 4-5 हज़ार रुपए थी, मतलब जब मैं छोटा था, मतलब मैं पढ़ता था, मतलब आज से 10 साल 20 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है ना। मतलब बहुत बहुत पुअर फैमिली से मैं आता हूँ, है ना। आप वैसा ही सीन था मेरे साथ। तो मैं क्या, एक अरिहंत की बुकें आती थी 3, है ना। मैं जब 10th में था, मैं जब की बात कर रहा हूँ, तो 3 बुकें आती थी और वो बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और मैं उनको लगाया। मैंने 1-2 बार तो मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म किया, पर वो थी मेरे कजन ब्रदर की। तो मैंने उसको कहा कि यार मेरे को ये बुक, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैं पूरी बुक नोट डाउन करूँ, तो मैंने पहले बेवकूफ़ी क्या करी कि मैं किताब ही लिख लूंगा, मतलब कॉपी कर लूंगा रजिस्टर में लाके। तो मैंने किताब लिखने की कोशिश करी भाई, 1-2 घंटे में सुन लोगे मेरे तो हाथ। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, और मैं पैसे खर्च करना चाहता नहीं था घर वालों के। फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा ठीक है यार चलो ले लेते हैं। मैंने पापा से बोला, पापा तो किसी के मना करते नहीं है, तो और वो 700-750 की पड़ रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे दो। पापा से पैसे लिए और मैंने वो बुक्स मंगाई, और वो मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था 10th में, है ना। तो कभी कभी अपन को ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है पैसे बचा सकते हैं, पर ऐसी जगह नहीं बचाना चाहिए जहां पे तुम बहुत बड़ी चीज सेक्रीफाइस कर जाओ, जैसे अपनी पढ़ाई, है ना। बहुत बहुत बड़ी बात है ये वैसे। जैसे मेरी जब जॉब लगी उसके बाद तो मैंने, मतलब मेरी मम्मी को टीवी देखने का शौक था, तो मैंने जब से जेईई की तैयारी करी उसके बाद से मैंने टीवी देखी नहीं थी कभी भी, मतलब मूवी देखता ही नहीं था मैं। और मैं इनफैक्ट आईआईटी गया जब तक मैंने थिएटर भी नहीं देखा था। तो मेरी जैसे जॉब लगी, सबसे पहले मैं 65 इंच की टीवी लेके आया मेरी मम्मी के लिए, सोनी ब्रेविया। फिर हमारे क्या थे, कूलर नहीं था, पंखे में सोते थे। तो अभी जितने भी रूम है घर में सब में एसी है। और फिर मैं कैसे टीवी में देख रहा फर्नीचर वगैरह, ये किचन तो पूरा मॉड्यूलर किचन है। हर एक छोटी सी, तुम हगने जाओगे वहां भी फर्नीचर करवा रखा है मैंने, हर जगह फर्नीचर करो। तो ऐसा समय बदलता है, पर तुम गलत जगह पैसा बचाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और वो क्या तेरी एज में आता नहीं, क्योंकि अपन क्या है, छोटे होते हैं तो अपन माँ बाप की बहुत सोचते हैं कि यार पापा इतना स्ट्रगल कर रही है। जैसे कई बार मेरी साइकिल पंचर होती थी, तो मेरे क्या हुआ कि साइकिल का टायर काफी ज्यादा खराब सा हो गया था जब मैं रेजोनेंस पढ़ता था उस टाइम पे। तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन पंचर हो जाती है। उस टाइम 5 रुपए पंचर बनता था मेरे टाइम पे। तो 5 रुपए मांगने में मेरे को शर्म आती थी पापा से, क्योंकि एक तो इतनी फीस भर के और रेजोनेंस में पढ़ा रहे हैं। हालांकि मेरी फीस लगी नहीं थी, मेरे को फ्री पढ़ाया था वहां पे जो भी थे उन्होंने, बट वो 5 रुपए मांगने में मेरे को बहुत शर्म आती। तो मैंने बीच में उनको कहा पापा मैं मोटा हो रहा हूं, पैदल जाना शुरू करूंगा। तो मेरे घर से कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर था रेजोनेंस। मैं कोटा का लोकल, तो 7-8 किलोमीटर जाता था आता था। फिर 1-2 दिन बाद मेरे को रियलाइज हो गया कि मैंने कहा इससे जाके मैं खुद का नुकसान ही करा रहा हूं। मैं शायद ये पढ़ने में टाइम दूंगा तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। और मैंने उसके लिए नोट्स भी तैयार करे थे कि मैं चलता जाऊंगा तो इसे पन्ने बना के जाता था कि इससे पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए जाऊंगा वहां पे। पर मैं टाइट इतना ज्यादा, रात को जल्दी सोने लग गया था, तो उससे मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। तो चीजें, और मेरे को टचवुड, मेरे को ये चीजें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि यार नहीं, शायद गड़बड़ हो जाएगी आगे जाके। तो मेरे में वो गॉड गिफ्टेड है कि मेरे को पहले पता चल जाता है कि मेरे साथ बुरा होगा अगर मैं ये करूंगा तो
तो मैं उस चीज को छोड़ देता हूं। पर मैक्सिमम चीजें अपन को पता नहीं चल पाती कि अपन ये कर रहे तो शायद गलती होगी आगे जाके, तो वो चीज पता नहीं तुम रिलेट कर पाते कि नहीं कर पाते। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को गलती का पहले एहसास हो जाए। तो तू वाईफाई में अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो सबसे सस्ता वाला प्लान लगा, पर इनफैक्ट अगर तू लगाएगा नहीं ना तो तेरे को अगर नेट क्वालिटी है, जैसे मान लो बीच में तेरे को पढ़ना है या तू ऑनलाइन पढ़ता है, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही पढ़ता है, तो तू फिर पढ़ता कैसे होगा? रिकॉर्डेड ही देखता होगा तू मैक्सिमम। तो सोच, जिस और पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना तेरे लिए अभी तो फिलहाल इस टाइम पे, तो मत कर कॉम्प्रोमाइज। होती है सिचुएशन, मैंने बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा हूं। जैसे तू बोला तेरे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम, मेरे घर में काफी टाइम तक थी। मेरे को 4 साल हुए जॉब करते हुए। मैं 2021 में पास आउट हुआ था आईटी खड़गपुर से, 21 में पास आउट हुआ। उसके बाद हाँ बोल। आपका सीएस था कंप्यूटर साइंस? नहीं, मैं मरीन से था। हाँ मैकेनिक्स में। हाँ? अरे भाई मेरी बात सुनो, ब्रांच वगैरह तुम, सबसे वाहियात चीज होती है ब्रांच एक्चुअल में। हाँ एक और चीज मैं बताऊं, अगर तुम आईआईटी में जाओगे तो ब्रांच के पीछे भगना ही मत। तुमको कतई गंदी, मेरे को सीएस भी मिल रही थी। मैं थोड़ा सा पागल टाइप था, मैंने बहुत गलत गलत डिसीजन लिए लाइफ में, लेते ही हर बंदे। मेरे को उस टाइम पे कुछ अलग ब्रांच, जैसे मेरे को पता था कि मैं मजदूरी करने में अच्छा हूं, तो हम मैकेनिक्स में चले गए। फिर बाद में पता चला कि सीएस में पैसा ज्यादा मिलता है, पर आईआईटी जाने का। फिर मैंने आईआईटी सोचा डिपार्टमेंट चेंज करूंगा, डेप्सी बोलते हैं उसको, कि तुम अगर बहुत खतरनाक परसेंटाइल लाते हो, 9.8 समथिंग ला रहे हो, 9.9 समथिंग ला रहे हो, तो तुम्हारी ब्रांच चेंज होती है और अपग्रेड ब्रांच में चले जाते हो तुम। मैंने कहा डेप्सी मारूंगा। पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर में फिजिक्स में बैक आ गई। मैंने कहा येलो है ना, उस चक्कर में तो पढ़ने के चक्कर में फेल हो सकता है आदमी। हालांकि मतलब वो मिड सेम में व्यक्ति, तो 2 सेम होते हैं, तो दूसरे में अच्छा कर लिया था, टोटल में पास हो गया था, पर ऐसे कांड हो गए थे। तो कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूं, सार ये है कि जो आईआईटी होती है वो आईआईटी के टेक से जानी जाती है। आज मेरे से रैंक वो पूछा, क्या बोलते हैं, ब्रांच, उसके पहले कभी तो किसी ने मेरे से ब्रांच नहीं पूछी, फर्क भी नहीं पड़ता है ना। इनफैक्ट रैंक से भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो टचवुड अच्छी आ गई, बाकी रैंक नहीं भी आती तो सब ये पूछते कि तू कौन सी आईआईटी से था। मैं बोलता हूं मैं खड़गपुर से था, बहुत था। मेरे टाइम पे खड़गपुर टॉप पे था। जैसे अभी आईआईटी बॉम्बे चलता है, उस टाइम पे खड़गपुर चलता था, जिस टाइम में मैं दे रहा था 16-17 के आसपास। तो हाँ फिर भी फोड़ दिया मैंने, देख रहा तू। एक्चुअल में वो टफेस्ट पेपर था, इसलिए मैं फोड़ पाया। ये भी बहुत बड़ा राज है, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कर लेता हूं, पर मेरी स्पीड कमजोर है औरों से, है ना। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में टाइम बहुत लेता हूं, ये मेरे प्रॉब्लम है। पर उस दिन टचवुड वो चीजें ऐसी हुई कि पेपर ही ऐसा है कि सबके धज्जा उड़ गई। तो और मेरे को वो तो मेरे लिए यूएसपी थी, तो मैंने क्वेश्चन आराम से पढ़े, आराम से करे। और मैं भाई, मैं जैसे जेईई एडवांस, मयूर कॉलेज है इसमें अजमेर में, वहां पे था मेरा जेईई एडवांस का पेपर। 2 शिफ्टें होती थी मेरे टाइम पे, और रिटर्न होता था पेपर। अभी भी रिटर्न ही होता है क्या जेईई एडवांस? सीबीटी होता है अब, है ना। हमारे टाइम में रिटर्न होता, जेईई मेन भी रिटर्न होता था हमारे, एक ही अटेम्प्ट मिलता था, मतलब 1 साल में एक ही अटेम्प्ट मिलता था। तो मैं जेईई एडवांस देने गया, तो मयूर कॉलेज में जैसे मैंने पेपर देना शुरू किया, तो मेरा पहला पेपर इतना फाड़ गया कि पहले पेपर में बाहर आके मैंने बोल दिया था। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, 21 मई को हुआ था वो पेपर, जिस दिन जेईई एडवांस था उसी दिन मेरा। और मैं एक्चुअली डेट लिख रहा था, डेट लिखते लिखते मैं देखा 21 मई, फिर मैं ईयर लिखने लगा। मेरे ईयर अभी तो ये चल रहा है 2017 16 या 17, तो वो फिर ईयर चेकअप। तो मेरे को जब पता चल गया मेरा बर्थडे था आज, उस दिन मेरा बर्थडे था, मेरे को अभी अच्छी से याद है। 21 मई को हुआ था, तुम डेट चेक कर लेना भले ही। 21 मई के दिन पेपर था, 21 मई को मेरा बर्थडे आता है। इमर तो नहीं बताऊंगा मैं, है ना। और उस टाइम पे तो भाई वो लिखा, वो पेपर देके बाहर आया। बाहर तो मेरे पापा से मैंने बोल दिया था कि पापा आप तो केक वेक ला देना शाम को, मेरा तो हो गया सिलेक्शन। पेपर 2 देने के पहले मैंने घर वालों को बोल दिया था। उस टाइम में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी फोन में, वरना वो होती तो अभी अलग ही रोला होता मेरा। तो पर मैंने एक पेपर खत्म होते पहले पेपर में घर पे अनाउंस कर दिया था कि मेरा तो हो गया, आप तो जो पार्टी शार्टी करनी है उसका जुगाड़ करो, मैं पहुंच रहा हूं। और जो पेपर 2 आया था उसके बाद, जो हगाया मेरे पेपर 2 में, मतलब बहुत टफ था पेपर 2, बहुत टफ था। और पहली बार हिस्ट्री में -2 हुई थी उस टाइम पे, तो -2 हुई, जान निकल गई मेरी। और पेपर 2 में हुई थी -2, पेपर 1 में नहीं थी, पेपर 2 में थी। तो पेपर 2 में -2, मैंने कहा मर गए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, करा मैंने। और फिर बाहर निकल के पता चला कि पेपर टफ था। अंदर किसी को कुछ पता नहीं चलता, जब वो पेपर दे रहा होता है तो उसको लगता है कि वो बेवकूफ है, उससे नहीं बन रहे क्वेश्चन। बाहर आके पता चलता है कि पेपर टफ था। और जैसे मैंने देखा है बहुत सारे इधर टीचर्स लोग ऐसे जाते हैं, बच्चों से बताते हैं, बता कैसा हुआ पेपर, कैसा लगा तेरे को ओवरऑल। बच्चा बोल रहा है आसान था, कोई बच्चा बोल रहा है टफ था। बहस की टांग, साले तेरे को पता ही नहीं है कि टफ था कि आसान था। जब तेरे नंबर आएंगे तब पता चलेगा कि टफ था कि आसान था। रियलिटी तो ये होती है, वो पता नहीं बच्चे कैसे जजमेंट दे देते हैं।
वो उनके रेस्पेक्ट में बोल रहे होते हैं जनरली। आपको तो 12th तो पता ही, क्या? आपको तो 12th तो IIT के बारे में पता नहीं था। हाँ नहीं बता था ना, ये सारी 13 की बातें हैं भाई। हाँ जीवी सर ने बताया था। हाँ एक्चुअल में मैं कहते रहा हूँ, मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ, वहां पे ऐसे था नहीं कि फंडा कि तुम IIT करो ये करो। इनमें मेरे पापा क्या गाड़ी पार्क वगैरह करते थे रेजोनेंस में, पार्किंग लगाते ना, टीचर लोग आते तो गाड़ी देके जाते, पार्क करते। तो मेरे फादर मेरी वो जॉब करते थे, तो उनको ये पता था कि यहाँ पे पढ़ने से कुछ अच्छा पैसा मिलता है, ये मेरे पापा को पता था। पर ये एग्जैक्ट ये नहीं पता था, क्योंकि थे तो अनएजुकेटेड ही ना कि भाई IIT करके होती है। और मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि बीटेक करनी पड़ती है IIT के लिए। फिर जाके पता चला कि अरे अच्छा, अगर मैं बीटेक करूंगा, मतलब IIT बीटेक सेम चीज है, तो वो पता नहीं होता, धीरे धीरे पता चलता है। ठीक है, अभी एंड करते हैं, कल मिलेंगे अब।